तो गुड मॉर्निंग साथियों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी कुशल होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेड सोर, प्रेशर अल्सर, है ना। तो हम बात करेंगे आज बेड सोर के बारे में। तो नर्सिंग केयर कैसे की जा सकती है बेड सोर जिन पेशेंट्स को हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बेड सोर होता क्या है ना। तो बेड सोर दोस्तों क्या होता है कि जब कोई पेशेंट बहुत लंबे समय तक अगर बेड पर ही लेटा रहता है ना। जैसे कि कोई उसको कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह हो गई, तो या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से पेशेंट मोबिलाइज कम करता है ना। अगर पेशेंट बेड रिडन है लंबे समय तक, तो क्या है कि पेशेंट के टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाती है ना। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहां पे इंजरीज हो जाती हैं, वहां पे अल्सर बन जाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रेशर अल्सर, है ना। अगर अपन इसके कारण की बात करें, कॉज की बात करें, तो इसका सबसे मेन कारण तो है ब्लड सप्लाई का रुकना, टिश्यूज के अंदर ब्लड सप्लाई का रुकना, उसकी वजह से बेड सोर होते हैं। एंड दूसरा कारण बात करें तो हो सकता है पेशेंट को हेड इंजरी हो गया हो, है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया हो, उस वजह से भी पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस है। मोस्टली जो वनरेबल पेशेंट होते हैं, आईसीयू पेशेंट रहते हैं, जिनके जो लंबे समय तक वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहते हैं, उनको बेड सोर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं जो जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, ऐसे पेशेंट्स को बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। या फिर जो पेशेंट्स हैं वो ओल्ड एज है ना, एल्डरली पेशेंट हैं जो बेड रिडन है लंबे समय तक, या होम केयर पेशेंट है जिनको लंबे समय तक मतलब वो मोबिलाइज कम करते हैं ना। तो ऐसे पेशेंट्स को बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। अगर बेड सोर हो जाते हैं, ये कॉमनली चीजें हैं, है ना। बेड सोर एक कॉमन कंडीशन है जो कि हमको आमतौर पर देखने को मिलती है ना। तो इसकी नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कुछ कॉज आपको बताए हैं। अब इसके क्या है, कॉमन लोग मतलब कॉमन जगह कौन कौन सी होती है ना बेड सोर होने की कुछ कॉमन जगह हैं जो हमारे मतलब बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, है ना। जैसे अपन अगर लेटते हैं, है ना, तो लेटते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रेशर सबसे अधिक रहता है बॉडी का। जैसे कि हील हुए, एंकल हुए, हिप हुए, या फिर सैक्रम एरिया हुआ और एल्बोज हुए, है ना। तो इन एरियाओं में क्या है, हमारा बॉडी का प्रेशर ज्यादा आता है। तो अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक एक ही जगह पर लेटा रहेगा, तो हील में, एंकल पे, हिप पे, सैक्रम पे और एल्बो पे प्रेशर रहने की वजह से इस जगह पर सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। अब बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर की, है ना। तो अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो ये किन पेशेंट्सों में ज्यादा होने के चांसेस है। तो सबसे पहले तो न्यूरोलॉजी पेशेंट, है ना, जिसको पैरालिसिस वगैरह हो रखा है, आईसीयू पेशेंट, वनरेबल पेशेंट है जो लंबे समय तक वेंटिलेटर वगैरह पे हैं, ऐसे पेशेंट्स को होने के चांसेस हैं। ओल्ड एज पेशेंट, है ना, इसमें रिस्क फैक्टर में एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसमें जो अधिक उम्र के लोग हैं जो मोबिलाइज कम करते हैं, है ना, ऐसे लोगों को होने के चांसेस हैं। या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कम है जिन पेशेंट की, उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओबेस पेशेंट जो बहुत ज्यादा मोटे हैं और अगर बहुत ज्यादा वेट होने के कारण पेशेंट, और अगर वो मोबिलाइजेशन नहीं है उनका, अगर वो बेड पर ही लेटे रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को होने के रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ हमने रिस्क फैक्टर की बात कर ली। अब बेड सोर होने के कुछ बेड सोर के कुछ स्टेजेस होते हैं, है ना। तो बेड सोर को ना 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो मोस्ट कॉमनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि अगर अपन फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में बेड सोर क्या है कि स्टार्टिंग जब बेड सोर की होती है ना, तो स्टार्टिंग में क्या है कि जब पेशेंट के बेड सोर स्टार्ट होगा, तो उस समय क्या है कि स्किन रेडनेस हो जाएगी वहां पे, है ना। जहां बेड सोर स्टार्ट होगा वहां की स्किन क्या है, रेडनेस हो जाती है। और क्या है कि वहां पे स्किन वो थोड़ी वार्म रहेगी, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा उसका, पिंकिश या रेडनेस जैसी स्किन का कलर दिखाई देता है। तो हमें असेस करते रहना चाहिए एज ए नर्सिंग स्टाफ। हम भी जब भी मॉर्निंग केयर करते हैं पेशेंट की, तो हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट को पूरा फुल बॉडी असेस करना है ना। तो कहीं भी अगर हमें रेडनेस वगैरह दिखाई देती है तो हमें पहले से अलर्ट हो जाना है, क्योंकि बेड सोर अगर एक बार हो जाता है पेशेंट को, तो लंबे समय तक चलता है ना, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है।
तो फर्स्ट स्टेज में वहां पर रेडनेस दिखाई देगी, कलर चेंज हो जाएगा, वो एरिया वार्म रहेगा, है ना। तो हमको ये असेस करना है। एंड देन सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड ब्लस्टर्स बन जाते हैं, है ना। तो स्किन के अंदर ऐसे ब्लस्टर्स बन जाएंगे जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, और या फिर थोड़ा सा जो ऊपर स्किन का जो थिकनेस है ना, मतलब स्किन की जो पहली लेयर होती है वो निकल जाएगी, है ना। तो थोड़ी सी इंजरी या वुंड बन जाता है। तो सेकंड स्टेज में ये रहता है। एंड थर्ड स्टेज में क्या रहता है कि जो ऊपर की थिकनेस होती है स्किन की वो पूरी निकल जाती है ना, और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं इसमें, और वहां पर वुंड बन जाता है, गहरा घाव हो जाता है। और एंड लास्ट फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज में क्या है कि स्किन की जो पहली जो परत है, फर्स्ट परत है, वो पहली क्या मतलब जो स्किन की फुल थिकनेस डैमेज हो जाएगी, टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, और उसमें क्या बोन दिखाई देने लग जाती है ना। तो ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है, और इसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के। तो ये कुछ मेन 4 स्टेजेस थी। और अगर अब प्रिवेंशन की बात करें हम कि इसमें अपन प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, तो बेड सोर से प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, है ना। तो अगर कोई डिजीज हो जाए उससे अच्छा है कि अपन उसको क्योर पहले से कर लें, उसको उसका प्रिवेंशन पहले से कर लें, है ना। तो प्रिवेंशन इसलिए बहुत जरूरी है। तो बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। एज अ नर्सिंग स्टाफ हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि रेगुलर पोजीशन चेंज करते रहना है। मान लो कोई पेशेंट लंबे समय तक अगर वेंटिलेटर पे है, तो एज ए नर्सिंग स्टाफ आपको ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को आपको हर 2-2 घंटे में पोजीशन चेंज करना है। या फिर आप अगर होम केयर में कर रहे हैं काम, है ना, कोई पैरालिसिस पेशेंट है, कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, तो आपको क्या है उसका उस पेशेंट को हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना है। कभी आपको सुपाइन देना है, कभी लेटरल देना है, कभी राइट लेटरल, कभी लेफ्ट लेटरल, है ना। और पोजीशन देते समय हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट को मतलब थोड़ा सा बैक मसाज भी दे दें, है ना, थोड़ा सा, जैसे कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता रहे, है ना। तो जब भी हम पेशेंट को साइड लेटरल देते हैं तो पीछे हम पिलोज का यूज कर सकते हैं, पिलो लगा सकते हैं, पैरों के बीच में पिलो लगा सकते हैं। और जहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लव्स रहता है उसका एक तरह से बैलून टाइप बना के ना, उनमें हम वाटर फिल्ड करके, और प्रेशर एंकल्स के नीचे, हील्स के नीचे हम बैलून्स की तरह ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, या फिर अपन कुशन्स यूज कर सकते हैं, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, और पेशेंट की क्या स्किन को मॉइस्चराइज रखना है हमको, है ना। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा गीले में, यूरिन में, मोशन में पड़ा हुआ रहेगा तो वहां पे बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए हमें पेशेंट की स्किन को एकदम से ड्राई रखना है। एंड अगला बात करें यूज एयर मैट्रेस, है ना। तो जो भी पेशेंट बेड रेडन पेशेंट हैं, अगर बहुत लंबे समय तक अगर बेड पर लेटे हुए रह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमको क्या है, एयर मैट्रेस का यूज करना है ना। एयर मैट्रेस यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट लंबे समय तक सुपाइन पोजीशन में लेटा है, अगर उसको अपन लेटरल पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, तो जो प्रेशर सो रहे हैं वहां पे अपन रिंग यूज कर सकते हैं। हिप के नीचे अपन रिंग आती है, रिंग यूज कर सकते हैं, और बैलून यूज कर सकते हैं प्रेशर पॉइंट के नीचे, है ना। और मेंटेन गुड न्यूट्रिशन। अब पेशेंट को, जिनको माल न्यूट्रिशन पेशेंट रहते हैं या इनका पुअर न्यूट्रिशन रहता है, ऐसे पेशेंट्स को क्या है बेड सोर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट को अगर बेड सोर हो भी जाते हैं, तो अगर न्यूट्रिशन अगर पुअर रहेगा तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है, जो वुंड है वो जल्दी से हील नहीं होता है ना। तो हमें हमेशा न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है ना, जिससे क्या है कि थोड़ा सा वुंड हील होने में हेल्प होती है। अब अगर बात करें तो ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या हो सकता है ना। अगर किसी पेशेंट को बेड सोर हो ही जाता है तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे ना। तो मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर, तो मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पेशेंट को बेड सोर हुआ है उस जगह पर आगे और ज्यादा मतलब प्रेशर ना रहे, तो रिलीविंग प्रेशर डिफेक्टेड एरिया है ना, इफेक्टेड एरिया है, जहां भी एरिया इफेक्टेड है वहां पे अपन को प्रेशर को रिलीज करना है, उस एरिया में प्रेशर नहीं रहना चाहिए, जिससे कि क्या है कि बेड सोर और आगे सीवियर कंडीशन में ना जाए। एंड सेकंड क्या है, अप्लाइंग एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, है ना।
वहां पे अपन को ड्रेसिंग यूज करना है ना। तो जैसे कि L11 ड्रेसिंग आती है मार्केट में, तो L11 ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपन बीटाडीन वगैरह से क्लीन करके सिंपल गॉस पीस लगा के उसके ऊपर माइक्रोपोर यूज कर सकते हैं, है ना। एंड मैनेजिंग पेन, अब पेशेंट को अगर 3rd डिग्री या 4th डिग्री का ब्लड सोर हो गया है तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है कि पेन रह सकता है ना। तो अपन को ध्यान रखना है कि पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाए, है ना। पेन रिलीफ के लिए अपन पेशेंट को पेन रिलीफ कर सकते हैं। और सीवियर केस में क्या होता है, पेशेंट को कभी कभी जब 4th स्टेज का ब्लड सोर हो जाता है तो वहां पे क्या है, टिश्यूज बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, तो अपन को वुड डिब्राइमेंट करने की जरूरत होती है। वुड डिब्राइमेंट क्या होता है, जब हेल्दी टिश्यूज से डेड टिश्यूज को काट के हटा दिया जाए, है ना। किसी एरिया का मान लो टिश्यूज डैमेज हो गए हैं तो वो टिश्यूज क्या है, आगे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, गैंग्रीन कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, है ना, ब्लड सोर को प्लास्टिक सर्जन ही देखते हैं, तो मतलब उसको वुड डिब्राइमेंट कर दिया जाता है। डेड टिश्यूज हैं उनको बॉडी से काट के हटा दिया जाता है, उस प्रोसेस को अपन वुड डिब्राइमेंट बोलते हैं। और अप्लाइंग ड्राई ऑक्सीजन ऑन द बेड सोर, और अपन क्या कर सकते हैं कि जहां पर भी बेड सोर हुआ है उस जगह पे अपन ड्राई ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, है ना। और अपन और भी ऑइंटमेंट हैं, जैसे कि मेगा हील करके ऑइंटमेंट आता है, मेगा हील लगा सकते हैं पेशेंट को, है ना। और टी वेक्ट करके ऑइंटमेंट आता है, टी वेक्ट लगा सकते हैं। और सबसे मेन तो अपन को ध्यान रखना है, पेशेंट को अपन को पोजीशनिंग चेंज करते रहना है ना। जिस जगह पर बेड सोर हुआ है उस जगह पर अपन को प्रेशर रिलीज करके रखना है, उस जगह पर प्रेशर होने नहीं देना है, क्योंकि एक बार अगर बेड सोर हो जाता है तो बड़े मुश्किल से ठीक होता है। तो यही कुछ बातें हैं जो एज ए नर्सिंग स्टाफ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिससे कि पेशेंट को, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर पेशेंट को बेड सोर जैसी स्थितियां हो जाती हैं तो वो उसमें नर्सिंग की कमी देखी जाएगी, है ना। ये लैक ऑफ नर्सिंग केयर नहीं आएगा अगर पेशेंट को बेड सोर हो जाता है तो। इसलिए बेड सोर आपको बहुत ध्यान रखना है, पेशेंट को बेड सोर होने से बचाना है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो कृपया आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। और मेरा चैनल है नर्सिंग केयर विद एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।